कल की क्लास में हम लोग देखे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने थे। न्यूक्लिक केंद्रक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। और फ्रेडरिक मिशर ने सिर्फ न्यूक्लिक कहे थे। उसके बाद के वैज्ञानिकों ने उसे न्यूक्लिक एसिड कहा। और न्यूक्लिक एसिड को दो और न्यूक्लिक एसिड को डीएनए और आरएनए कहा गया। तो कल हम लोग डीएनए के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं और आज आरएनए के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आरएनए क्या होती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए आज हम लोग दूसरे न्यूक्लिक अम्ल की ओर देखते हैं जिसका नाम है आरएनए। आरएनए इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए को में हम लोग देखे हैं कि उसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि वह डबल स्टैंड का होता है और आरएनए सिंगल स्टैंड का होता है, इसलिए इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड का दो भाग होता है। न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटते हैं, एक को डीएनए कहा जाता है और एक को आरएनए कहा जाता है। डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग आरएनए के बारे में जानेंगे। तो आरएनए की भी खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा ही किया गया है। यह भी एक न्यूक्लिक अम्ल है और यह भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। कल न्यूक्लियोटाइड के बारे में बतलाए थे कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो वही डीएनए कहलाता है। और कल डी न्यूक्लियोटाइड के कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है इसके बारे में भी जाने हैं। तो आज भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरएनए के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आरएनए क्या होती है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसकी खोज भी इसकी यानी आरएनए की फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया है। गया है यह भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। टाइड का बहुलक होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जैसे डीएनए में हम लोग देखे थे। तो इसका न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड भी शुगर में राइबोज शुगर और इसका सूत्र होता है C5H10 और O5 होता है। ये राइबोज शुगर होता है और उसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता था, तो उसका सूत्र C5H10O4, लेकिन ये राइबोज शुगर होता है इसलिए इसको C5H10O5 कहा जाता है। दूसरा पदार्थ होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट और फॉस्फेट में फॉस्फेरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H3PO4। और इसी फास्फोरिक अम्ल के कारण इसे आरएनए या डीएनए को एसिड कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तीसरा पदार्थ होता है जिसे नाइट्रोजिनस क्षार कहते हैं। जिनस क्षार। तो इस प्रकार से आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का वही बहुलक होता है और इसका न्यूक्लियोटाइड्स भी शुगर, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजिनस क्षार के मिलने से बनता है। डीएनए में लाखों करोड़ों या अरबों में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन आरएनए का में न्यूक्लियोटाइड की संख्या मात्र हजारों में होती है। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा होता है, लेकिन आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बहुत कम होती है डीएनए की तुलना में। यहाँ भी नाइट्रोजिनस क्षार को दो भागों में बांटा जाता है। नाइट्रोजिनस बेस कहिए या इसी को हिंदी में क्षार कहा जाता है। इसे भी दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग को प्यूरिन कहते हैं और ये डबल रिंग का होता है। डीएनए में भी बताया गया था कि प्यूरिन जो है डबल रिंग का होता है, और एक भाग को पिरामिडिन कहा जाता है। और ये सिंगल रिंग का होता है। इसकी जो पिरामिडिन की जो संरचना होती है सिंगल रिंग की, और प्यूरिन की जो संरचना होती है डबल रिंग की होती है। यह एडेनिन और गुआनिन के मिलने से बनता है। एडेनिन तथा गुआनिन। एडेनिन को ए से सूचित करते हैं, गुआनिन को जी से सूचित करते हैं। और पिरामिडिन भी साइटोसिन तथा यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। यूरेसिल। तो इस प्रकार से आरएनए का नाइट्रोजिनस जो क्षार होता है वह एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल के मिलने से बनता है। यहाँ एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ा हुआ रहता है और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन बंधन भी बनाता है। एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाकर
और कौन सा बंधन बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और उसी प्रकार से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है और यह भी हाइड्रोजन बंधन ही बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ डीएनए और आरएनए में एक अंतर हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ थाइमिन होता था, लेकिन यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार से आरएनए का न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। इसके आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स भी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस क्षार के मिलने से बनता है। आरए की संरचना सिंगल स्टैंड की होती है। ये एक ही स्टैंड का बना हुआ होता है। इसकी संरचना इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, इस प्रकार से। और इसमें नाइट्रोजिनस बेस लगा रहता है इस प्रकार से। तो यह जो है सिंगल स्टैंड की होती है। तो डीएनए और आरएनए में यदि तुलना करेंगे तो पहला अंतर तो देखें कि नाइट्रोजिनस बेस में थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल होता है, तथा यहाँ डीएनए जहाँ डबल स्टैंड का होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड की होती है। और ये इसी में एडेनिन, डबल बॉन्ड यूरेसिल, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, इस प्रकार से नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हुए रहते हैं। सभी जगह इसी प्रकार से होती है। और ये जो स्टैंड बना होता है, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है। इसमें शुगर भी होता है। शुगर को एस और फॉस्फोरस को पी से सूचित करते हैं। इस प्रकार से पी प्लस एस और प्लस ए के यू नाइट्रोजिनस क्षार को लेंगे तो यह एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से फास्फोरस प्लस सल्फर प्लस गुआनिन को लेंगे तो यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और इस प्रकार से यह कई न्यूक्लियोटाइडों का एक बहुलक होता है। इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसकी संरचना इसी प्रकार की होती है। अब हम लोग आरएनए के बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, यह कौन सा कार्य करता है। आरएनए कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जरूर जाता है, लेकिन यह डीएनए की सूचना का स्थानांतरण करने वाला या सूचना का वाहक होता है। डीएनए जो इसे सूचना देती है, उसी सूचना को आगे पहुंचाने का कार्य आरएनए के द्वारा किया जाता है। तो आरएनए तो पहले जानिए कि ये आनुवांशिक पदार्थ, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ या इसी को इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है। तो ये क्या करता है, तो यह
डीएनए के आनुवांशिक सूचना को आगे बढ़ाने या स्थानांतरित करने का कार्य करता है। करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आनुवांशिक पदार्थ सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। लेकिन वायरस वगैरह में हम लोग देखते हैं कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। तो वो वायरस में, प्लांट वायरस में हम लोग जानते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन मनुष्य में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बल्कि यह डीएनए के सूचना का वाहक होता है। आरएन अब जानते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार की होती है। पहले आरएन को mRNA कहा जाता है। एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। दूसरे प्रकार की आरएनए को टीआरएनए कहा जाता है। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, आरएनए। और तीसरे प्रकार का आरएनए को आरआरएनए कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। तो इस प्रकार से आरएनए 3 प्रकार में बांटा गया है, या आरएनए का 3 प्रकार होता है। आरएनए का निर्माण जो है डीएनए के द्वारा होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा किया जाता है। आरएनए डीएनए से ही बनता है, और इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में इसे अनुलेखन कहा जाता है। और आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और आरएनए के द्वारा जो प्रोटीन बनता है उस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से ही होता है। तो देखते हैं कि आरएनए का निर्माण जो है किस प्रकार से डीएनए में किया जाता है। तो ये सेल होता है। सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार संरचना होता है। इस गोलाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं, और इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसमें डीएनए और क्रोमैटिन जालिका वगैरह तो होता है। इस डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसे अनुलेखन कहा जाता है।
तो डीएनए के द्वारा 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। एक डीएनए से राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, उसको आरआरएनए कहते हैं। और आरआरएनए जब बन जाता है तो ये चला जाता है केंद्रिका के अंदर, और केंद्रिका के अंदर आरआरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है, और यही राइबोसोम केंद्रिका से निकलकर और न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर चला जाता है। तो ये राइबोसोम डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ, और ये आरआरएनए चला गया केंद्रिका के अंदर, और आरआरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है, और ये राइबोसोम केंद्रक से बाहर चला आता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चला जाता है। इसी प्रकार से डीएनए के द्वारा ट्रांसफर आरएनए का भी निर्माण किया जाता है, टीआरएनए का निर्माण किया जाता है। आरएनए, और यह भी न्यूक्लियस के बाहर चला आता है और यह साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर घूमते रहता है, और इसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का भी निर्माण होता है, एमआरएनए। अब ये तीनों आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन, हिंदी में इसे अनुवादन कहते हैं। अनुवादन, अनुवादन। चलिए अब जानते हैं कि ये तीनों आरएनए मिलकर किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड का बहुलक मतलब बहुत से एमिनो एसिड मिल जाते हैं, तो वही लगभग 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए प्रोटीन को एमिनो एसिड का बहुलक कह सकते हैं। तो ये एमिनो एसिड से ही हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये तीनों किस प्रकार से एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो उसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, और ये भी जानते हैं कि चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, और दाल खाने से हम लोग को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और यही प्रोटीन जब शरीर के अंदर जाता है तो वो उसका डाइजेशन होता है, और प्रोटीन अंतिम रूप से डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में बदल जाता है। अब वही एमिनो एसिड जो है ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलकर ब्लड वेसल के द्वारा कोशिका में चली आती है। पीछे की क्लास में हम बताए थे कि प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक कोशिका के बगल में एक ब्लड वेसल होता है, रक्त नलिका होता है, और इसी रक्त नलिका में कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। कोशिका के लिए जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, विटामिन, ये सभी आवश्यक पदार्थ हैं। इसी ब्लड में रक्त नलिका में रक्त के द्वारा लाया जाता है। तो इसी ब्लड के द्वारा एमिनो एसिड को भी लाया जाता है,
और ये एमिनो एसिड सेल मेम्ब्रेन को पार करता है किस विधि के द्वारा? तो ये विसरण विधि के द्वारा पार करता है, जिसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये सब हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एमिनो एसिड जब ब्लड के द्वारा आता है और यही एमिनो एसिड कोशिका के अंदर चला जाता है। अब जब कोशिका के अंदर एमिनो एसिड जाता है तो डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए को सूचना भेजा देता है। डीएनए मैसेंजर आरएनए को कहता है कि तुम जाओ और ट्रांसफ़र आरएनए को कहो कि हमको इस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, तो उसी टाइप का एमिनो एसिड को सेलेक्ट करे और उसे राइबोसोम के पास पहुंचा दे। तो ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए के पास जाता है, उसको सूचना देता है कि डीएनए के द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रोटीन का हमको बनाना है, यानी बाल के प्रोटीन बनाना है कि खाल का प्रोटीन बनाना है। तो सब की सूचना डीएनए के द्वारा दिया जाता है और ये सूचना मैसेंजर आरएनए को दिया जाता है। मैसेंजर आरएनए व ट्रांसफ़र आरएनए को जाकर बतलाता है। मैसेंजर आरएनए उसी प्रकार के एमिनो एसिड को सेलेक्ट करता है और ये एमिनो एसिड राइबोसोम के पास पहुंचा देता है। और इस प्रकार से राइबोसोम जिस प्रकार की सूचना डीएनए देती है, उसी के अनुसार एमिनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो डीएनए के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ही आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है और 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि डीएनए से ही आरएनए बना है और आरएनए का काम होता है डीएनए की सूचना को स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना और डीएनए की सूचना के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण करना। तो इस प्रकार से डीएनए ही हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है और उसी को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और यही पूरे शरीर कोशिका को नियंत्रित करती है। तो जिस प्रकार से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आरएनए से भी डीएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए डबल डीएनए में बदल जाता है, यानी डीएनए से नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनने की क्रिया को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है या इसी को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। यानी हिंदी में इसे द्विगुणन और डीएनए का द्विगुणन, यानी डीएनए की संख्या डबल हो जाती है, इसी को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। तो इस प्रकार से आरएनए के बारे में, उसके संरचना के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसका किस प्रकार से फंक्शन करता है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद अगले क्लास में अब हम लोग जानेंगे।